भाग एक जन्म और बचपन। ज्योतिराव फुले आधुनिक मानवतावादी विचार के अग्रणी प्रतिपादकों में से एक थे। भारत में यद्यपि बंगाल में राजा राममोहन राय जैसे कई अन्य लोग भी हुए हैं, गुजरात में स्वामी दयानंद आदि परंपराओं ने भारतीय समाज को जड़ और संस्कारहीन बना दिया था। गतिशीलता या ऊर्जा, ये सुधारक समस्या की जड़ तक गए और उन्होंने इसका समाधान बताया। विचारधारा जो एक नई और एकीकृत सामाजिक संरचना का निर्माण करेगी। आधुनिक युग के परिणाम स्वरूप 19वीं सदी में शिक्षा के माध्यम से युवाओं को उन विचारों से परिचित कराया जाने लगा था जो पारंपरिक मान्यताओं और बाधाओं को चुनौती दी। ज्योतिराव में प्रेरणा लेने का साहस था आधुनिक विचार। वह उन पहले भारतीयों में से एक थे जिन्होंने बलपूर्वक के मूल्य फ्रांसीसी क्रांति द्वारा घोषित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। सोचने का तरीका, उन्होंने दासता की अवधारणा प्रस्तुत की जो कि भारतीय संविधान का अभिन्न अंग थी। प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में यह प्रथा प्रचलित थी, लेकिन भारत में इसे कभी पैर जमाने का मौका नहीं मिला। विशेषताओं में से एक दास प्रथा का मुख्य लाभ यह था कि स्वामी को पूर्ण व्यक्तिगत और शारीरिक अधिकार प्राप्त था, एक गुलाम पर। प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में यह विशेषता नहीं मिलती। तथापि भारत में एक और सामाजिक बुराई थी जिसने सामाजिक प्रगति या विकास की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, और वह जाति व्यवस्था थी जो जन्म के समय सामाजिक स्थिति निर्धारित करती थी। उच्चतम जाति ब्राह्मण और सबसे निचली अछूत या महार, मांग, चमार, ढेर्स आदि। ब्राह्मण पुरोहित वर्ग का गठन करते थे जो धार्मिक शिक्षा प्रदान करते थे। श्रुति, स्मृति और पुराण नामक धार्मिक ग्रंथों की सहायता से शिक्षा देना। ब्राह्मण को सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता था। शेष जातियां निम्न के बीच आ गईं, शुद्ध और अशुद्ध की दो चरम सीमाएं। ज्योतिराव के अनुसार ब्राह्मणों ने मनमाने ढंग से उन्होंने समाज पर शासन करने का अधिकार अपने ऊपर ले लिया और समाज ने इस अधिकार को स्वीकार कर लिया। ज्योतिराव दासता की अपनी अवधारणा के साथ इस अधिकार को चुनौती दी और अपने लेखन में चेतावनी दी कि भारतीय मानस तभी सर्वांगीण प्रगति कर सकता है जब वह स्वयं को बंधनों से मुक्त कर ले। गुलामी के इस विशेष रूप। ज्योतिराव की जीवनी एक महान व्यक्ति की जीवनी है कार्रवाई की। ज्योतिराव के पूर्वजों का वंश शेतिबा नामक व्यक्ति से जुड़ा है। उनका पैतृक गांव पूर्वज पुणे जिले के पुरंदर डिवीजन में खानावली थे। शेतिबा के 3 पुत्र थे, पणोजी, गोविंदा और कृष्णा। उनका मूल पारिवारिक नाम गोरहे था, लेकिन जब उन्होंने एक फूल विक्रेता के व्यवसाय में वे फुले के नाम से जाने जाने लगे। पेशवा शासन के अंतिम दिनों में ज्योतिराव के पूर्वज फूल और फूलों से बनी विभिन्न वस्तुएं उपलब्ध कराते थे। फूल पेशवाओं को गद्दे, तकिए और वस्त्र दिए गए। बाद में उन्हें एक बगीचा और एक बगीचा उपहार में दिया गया। 35 एकड़ जमीन। इससे पहले ज्योतिराव के पूर्वज सब्जी विक्रेता थे। ज्योतिराव के पिता गोविंदा या गोविंद राव ने चिमाना नामक लड़की से विवाह किया जो एक की बेटी थी, पुणे के पास धनकवाड़ी से जगदे पाटिल। उनके 2 बेटे थे जिनमें से एक ज्योति 1847 में जन्मे। ज्योतिराव के पिता के समय में पेशवाओं की शक्ति और महिमा क्षीण हो गई थी काफी। पेशवाओं के अंतिम दिनों में शासकों ने न्यायपूर्ण तरीके से शासन करना छोड़ दिया था। ढंग, ब्राह्मण पसंदीदा जाति थी। देते समय योग्यता पर विचार नहीं किया गया। उन्हें उच्च पद दिए गए। कई अपराधों के लिए ब्राह्मणों को हल्की सजा दी जाती थी। कानून द्वारा निर्धारित गंभीर मामलों में से वे अपने भूमि कर को कम करवाने में सफल हो जाएंगे, आधे से भी कम या उससे भी कम। बाजीराव के समय में ब्राह्मणों पर विशेष कृपा बरसाई गई थी, दान दिया और भव्य दावतें दी। इसके विपरीत किसान दुखी थे क्योंकि वे संकट में फंसे हुए थे। वे साहूकारों के चंगुल में थे जो अधिकतर ब्राह्मण थे। ब्राह्मण अपनी जातिगत श्रेष्ठता की अंधी स्वीकृति के कारण सर्वोच्च शासन किया। इतनी गहरी जड़ें, क्या यह जाति व्यवस्था में विश्वास था कि एक हिंदू को एक व्यक्ति की छाया से भी प्रदूषित महसूस होता था। अछूत शब्द उन पर पड़ गया। ऐसा माना जाता था कि दान देने से व्यक्ति अपने पापों से शुद्ध हो सकता है। ब्राह्मण को दान देने से या पुजारी के पैर धोने से प्राप्त जल पीने से। यह प्रथा आज भी भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। ब्राह्मण समुदाय ने यह सुनिश्चित किया कि महिलाएं अशिक्षित और निरक्षर रहें।
में पेशवाओं के अंतिम दिनों में धार्मिक विश्वास भी पतित हो गए थे कि पूजा शक्ति ने पुणे के प्रतिष्ठित ब्राह्मणों के बीच भी गहरी जड़ें जमा ली थीं। बहुमत बाजीराव के उच्च अधिकारियों में से अधिकांश ब्राह्मण थे और वे शक्ति की पूजा करते थे। यह पूजा में 5 की स्वीकृति शामिल थी: मद्य, शराब, मनसा, मांस, मत्स्य, मछली, मैथुन, संभोग और मुद्रा, भुना हुआ या मुरमुरा चावल का सेवन। मराठा शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य का विस्तार प्रथम 4 राजाओं के नेतृत्व में हुआ था। पेशवाओं, लेकिन शाहू की मृत्यु के बाद पेशवा शासनकाल के अंत में ब्राह्मणों ने सर्वशक्तिशाली बन गया। शिवाजी की शासन नीति, न्याय और न्याय पर जोर देती थी। योग्यता ध्वस्त। राज्य प्रशासन में न्याय और योग्यता का स्थान समाप्त हो गया। लोकहितवादी, जो शिक्षित वर्ग में उच्च स्थान रखते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान पेशवाओं के शासन के बीच एक उत्कृष्ट तुलना की गई है। उन्होंने अपनी पुस्तक शतपत्रे 100 पत्र में ब्रिटिश और ब्रिटिश दोनों का उल्लेख किया है। राजा राममोहन राय उन शुरुआती समाज सुधारकों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा स्थापित नई आधुनिक शिक्षा प्रणाली। कुछ ब्रिटिश अधिकारी उनका मानना था कि भारतीय परंपरा के अनुरूप केवल संस्कृत अकादमियों की ही आवश्यकता है, लेकिन राममोहन राय ने उनसे कहा, आपको हमें संस्कृत पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम काफी खुश हैं, हम इसे स्वयं करने में सक्षम हैं, लेकिन हमें आपसे ऐसी संस्थाएं स्थापित करने की आवश्यकता है जो हमें आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजों की इस आधुनिक शिक्षा प्रणाली के उत्पाद थे। 19वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक सुधारकों में ज्योतिराव फुले का नाम भी शामिल है। स्थान का गौरव। उन दिनों ऊंची जाति के लोग भी इस बात से सहमत नहीं थे कि यह कितना मूल्यवान है। आधुनिक शिक्षा। शास्त्री, विद्वान ब्राह्मण निजी स्कूल चलाते थे जिनमें संस्कृत, व्याकरण, कानून, वेदांत, ज्योतिष, भाषण कला, हिंदू कानून संहिता आदि सिखाई जाती थी। व्यापारियों और अमीरों के बच्चे पढ़ना लिखना सीखते थे। 1836 में ब्रिटिश सरकार ने पुणे जिले के कुछ गांवों में स्कूल खोले जहां पढ़ना लिखना और अंक गणित पढ़ाया जाने लगा। ब्रिटिश शासन से पहले शिक्षा किसी की जिम्मेदारी नहीं थी। सरकार। 19वीं सदी के भारत का इतिहास सामाजिक सुधार की प्रेरणा की कहानी है, जिसमें आधुनिक शिक्षा का परिचय और प्रसार एक महत्वपूर्ण तत्व था। अंग्रेजी भाषा सिखाने वाले स्कूल आम जनता को शिक्षित करने के लिए नहीं खोले गए थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार चलाने के लिए भारतीय कर्मचारियों को तैयार करना। ईसाई मिशनरियों ने एक पुणे में जनता के लिए मराठी स्कूल। इस संक्रमणकालीन चरण के दौरान भले ही शिक्षा आम जनता के लिए खुली थी, आम आदमी को इसके महत्व का पता नहीं था। इसके बावजूद गोविंदराव ने अपने बेटे ज्योति को मराठी प्राथमिक स्कूल में दाखिला दिलाया 7 वर्ष की आयु। हालांकि उसके बाद अपने ब्राह्मण क्लर्क गोविंदराव की सलाह पर ज्योति को स्कूल से निकालकर अपने सब्जी के खेत में काम पर लगा दिया। ज्योति ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया इस कार्य में। ज्योतिराव की मां चिमनाबाई की मृत्यु तब हो गई थी जब ज्योतिराव बच्चे थे। उनके पिता गोविंदराव ज्योति को इस क्षति का गहरा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने पुनर्विवाह करने के बजाय ज्योति की देखभाल के लिए एक नर्स को नियुक्त किया। वह ज्योति और उसके भाई राजा राम को बड़े प्यार और देखभाल के साथ पाला। उस समय ज्योति प्राथमिक विद्यालय समाप्त। वह अच्छी तरह पढ़ और लिख सकता था और उसने हिसाब किताब भी सीख लिया था। लोकहितवादी गोपालराव देशमुख 1850 में शतपात्रे में इसके बारे में लिखते हैं, यदि किसी ब्राह्मण को मराठा जाति या अन्य जाति का कोई क्लर्क मिल जाए तो अपने ही वह आग बबूला हो जाएगा। ब्राह्मण कहते थे कि कलयुग आ गया है, विद्या आ गई है। जिसे पवित्र माना गया था, निचली जातियों को दिए जाने से प्रदूषित हो रहा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मणों का यह विश्वास था कि अन्य जातियों को कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। शिक्षा। इसलिए ब्राह्मण क्लर्क ने गोविंदराव को ज्योति को स्कूल से निकालने की सलाह दी। अच्छी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप ज्योतिराव को पढ़ने का शौक हो गया। वह सोने से पहले या शाम को सोने से पहले समा पीतल का एक लंबा दीपक की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ते थे। जब वह अपने खेत पर था, उसके पड़ोसियों में 2 विद्वान थे। उनमें से एक गफ्फार बेग मुंशी फारसी भाषा के शिक्षक थे। दूसरा, जिसका नाम लिजिट था, एक ईसाई था, मिशनरी।